Hello everyone, welcome back to your own channel. This is Richa Sharma, your social science educator. And as you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं, फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो आपकी क्या कर सके, आपके फाउंडेशन कोर्स में भी आपकी हेल्प कर सके। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो, और साथ के साथ में जो आपको प्रेस करना है किसको, बेल आइकन को, जिसके कारण आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू बच्चा, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप परेशान होते हो नोट्स के लिए, राइट? अब आपको वो भी होने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाके सिर्फ डाउनलोड करना है क्लास 9th एंड 10th के नोट्स। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे और वहां से आपको क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के, किसी भी चैप्टर के, टॉपिक्स के कोई भी आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा। ओके, नाउ जैसे कि आपने शेड्यूल तो चेक कर ही लिया होगा, आपको पता है मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ एंड MWF में मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी एंड TTS में मैं क्लास 10 को पढ़ाऊंगी। जैसे कि आपको पता है आज थर्सडे, तो आज किसकी बारी है, क्लास 10th की बारी है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ज्योग्राफी कर रहे थे, और उसका कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है इससे जो प्रीवियस वाले लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 7 है, तो बाकी के जो लेक्चर्स है उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इवन ये बताया डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप चेक कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, जिसके अंदर सारी प्लेलिस्ट दी गई है। ओके, सो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक और बार आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको इसको कमेंट, लाइक एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके कारण उन्हें भी क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, उसका ये 7 नंबर का लेक्चर है। ओके, तो हम हमारे आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपका वेलकम करना चाहूँगी। ओके, तो यू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सो जैसे कि आपको पता है जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, लैंड रिसोर्सेज। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे, और आपको भी पता है जो लैंड है हमारी वो क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। ठीक है, कैसा रिसोर्स है, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज है, साथ के साथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के साथ साथ यूजफुल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम लैंड के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा खाना पीना रहना हर चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। गॉट इट बच्चा? अब हम आते हैं हमारी प्रॉपर डेफिनेशन पे। लैंड इज आर नेचुरल रिसोर्स ऑफ एट मोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो लैंड है आपका वो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो आप सभी को पता है लैंड क्या है आपका, एक नेचुरल रिसोर्सेज है ऑफ एट मोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ एट मोस्ट का मीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एट मोस्ट इम्पोर्टेंस है। क्यों है, अब हम वो देखते हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि आपको पता है जो आपका लैंड होता है वो किसको सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन को करता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। गॉट इट? जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपका लैंड रिसोर्सेज है, आपको पता है जो आपका लैंड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, कहीं जाना है, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए वायर आपको लगाने हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये, अगर आप मान के चलो टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है किस पे पढ़ा रहे हो, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो कहाँ है आपका, अर्थ के ऊपर ही है, लैंड के ऊपर ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई माइनिंग है, कोई भी चीज है, आपका घर है, कोई भी फॉरेस्ट है, कोई भी चीज है, वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। नाउ
एज यू नो दैट लैंड इज एन एसेट, लैंड को क्या बोला जा रहा है, एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ओके, जिसका एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू हो, या फिर उसका इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वैल्यू हो उसकी, ठीक है। एंड इट प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, सो वी मस्ट यूज देम इफेक्टिवली। लेकिन अब ये तो हमने मान लिया कि जो आपका लैंड है वो आपका एक एसेट है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम अभी की बात करें तो वो क्या है, एक तरह से लिमिटेड साइज में, ओके। तो इट्स प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, वो कैसा है हमारे पास, लिमिटेड साइज में। इसलिए क्या बोला जा रहा है, हमें उसको कैसे यूज करना है, इफेक्टिव वे में यूज करना है, ओके। हमें उसका मिसयूज नहीं करना है, जिसके कारण जो लैंड है आपका डिग्रेडेशन हो जाए, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। हमें इस हिसाब से करना है कि हमारी जो नीड है वो भी फुलफिल हो, एज वेल एज क्या हो सके, उसका कम से कम डिग्रेडेशन हो सके, ओके। समझ में आया आपको। तो लैंड रिसोर्स क्या होता है आपका, एक तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो क्या है एटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। दूसरी क्या बोला जा रहा है, ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। और साथ के साथ में लैंड को और क्या बोला जा रहा है, एक तरह से एसेट्स बोला जा रहा है, और वो प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है आपके लिमिटेड साइज में, जिसके कारण हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत इफेक्टिव वे में यूज करना चाहिए। मतलब अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो चीज क्या हो सके, इफेक्टिव वे में आ सके, हमें उसका ऐसा यूज करना चाहिए। गॉट इट बच्चा। नाउ अब जैसे कि आपको पता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो भी जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो किसके ऊपर है, आपके लैंड के ऊपर ही है ना। जैसे कि आपके माउंटेन हो गए, डेजर्ट हो गया आपका, या फिर हम बोल सकते हैं आपका माउंटेन, डेजर्ट, और साथ के साथ में आपके कोस्टल एरियाज हो गए, ये सारी चीजें किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर है। आपके प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारी चीजें आपके लैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको यहाँ क्या बताया है कि ये एक तरह से आपके फिजिकल फीचर है, किसके, इंडिया के, और वो किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर है। इसलिए हम इनको किसके अंदर काउंट कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया के अंदर काउंट कर रहा है, ओके। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, ये जो है वो आपके क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स है, किसके, इंडिया के, ओके। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है, जिसका डायमेंशन क्या है, मतलब किस हिसाब से क्या है, उसका शेप कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें, ओके। ये सारी फीचर्स को हम फिजिकल फीचर्स बोलते हैं। नाउ अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, आपका जो प्लेट्यू है, ठीक है, जो प्लेट्यूज रीजन है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, वो 27% है बच्चा, ओके। कितने परसेंट है स्टूडेंट, 27% हमारे यहाँ क्या है, प्लेट्यूज है, ओके। 30% हमारे क्या है, माउंटेन्स है, और 43% हमारे यहाँ क्या है, प्लेन्स है, ओके। और आई थिंक आपने क्लास 9 में ये सारी चीजें पढ़ी ही होंगी कि प्लेट्यू का मीनिंग क्या होता है, क्या, और साथ के साथ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, माउंटेन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, प्लेन्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है, इन सबके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो आपको यहाँ इतना ये डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ इतना बताया गया है आपके क्लास 10th के अंदर कि आपके क्या फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, ओके, एज वेल एज आपका जो पूरा इंडिया का लैंड है, ओके, उसके अंदर कितने कितने परसेंटेज में क्या क्या चीज है, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेट्यूज, तो प्लेट्यूज कितना परसेंट है हमारा, 27% बच्चा, ठीक है। एंड अगर हम माउंटेन की बात करते हो तो कितना है, 30%, और प्लेन्स हमारा कितने परसेंट है, 43%, ओके। अब जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, ओके, वही मैंने यहाँ लिखा है, और साथ के साथ में ये भी लिखा है कि किस एरिया में क्या चीजें मिलती हैं, ओके, किस एरिया में किस चीज का इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें हमें वहां फाउंड होती है या मिलती है। सो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इन द प्लेट्यू रीजन। जैसे कि आपको पता है जो 27% है हमारी कंट्री का, वो क्या है, प्लेट्यू रीजन में आता है, ओके। वो क्या है, possesses rich reserve of mineral, fossil fuel and forest, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि इस रीजन के अंदर क्या सबसे ज्यादा क्या होता है, आपके जो भी मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, वो सारे हमारे कहाँ मिलते हैं, प्लेट्यू रीजन के अंदर मिलते हैं बच्चा, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव का मीनिंग जानना है तो उसका मतलब ये होता है उस जगह होना, ठीक है, कोई भी चीज का होना। तो यहाँ ये बोला जा रहा है, ये जो आपका प्लेट्यू रीजन है जो कितना है, 27% के करीब है, किसका बता रहे हैं हम, हमारी कंट्री का, इंडिया का, ओके।
वो पॉजिटिव है, मतलब कि उसके पास है क्या है, रिच क्वालिटी या रिच रिजर्व है मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के और फॉरेस्ट के। ये सारी चीजें आपकी जो है मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट, वो आपके कहाँ होते हैं, प्लेट्यू रीजन में होते हैं। वो कितना परसेंट है, 27% है। गॉट इट? नाउ about 43% of the land area is plain which provide facility for agriculture and industry। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, हमने देख लिया 27% तो हमारा प्लेट्यू रीजन है, राइट, बट अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। जो हमारा 43% है ना, वो क्या है, हमारा प्लेन है, जहां हम क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है जो प्लेन्स होते हैं आपके, स्पेशली नदर प्लेन्स के इधर के हम बात करें या हमारे नॉर्मल प्लेन्स की भी बात करें, तो वो कैसे होते हैं आपके नदर प्लेन्स एंड प्लेन्स हमारे, वो मतलब उनकी जो सॉइल होती है ना वो बहुत फर्टाइल होती है। ओके, अगर सॉइल फर्टाइल है तो उससे क्या बेनिफिट होगा हमारा, ऑब्वियसली बात है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हमें उसका बेनिफिट होगा। इसलिए इन एरियाज के अंदर क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर होता है और साथ के साथ में इंडस्ट्रीज भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम बोल सकते हैं रिवर्स एंड ऑल होती है, तो जिसके कारण इंडस्ट्री के अंदर भी क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ओके, गॉट इट? तो 43% हमारा क्या है, प्लेन एरिया है, ठीक है, और वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ about 30% of the total surface area of the country are mountains। अगर हम टोटल में से 30% की बात करें तो उसके ऊपर हमारे क्या है, माउंटेन्स है। ओके, विच इंश्योर perennial flow of some rivers and provide facilities for tourism and ecological aspects। यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, कि जो हमारा, हम हमारे एरिया की बात करें, इंडिया की लैंड की बात करें, इंडिया के सरफेस एरिया की बात करें, तो उसका 30% क्या है, हमारे माउंटेन। ओके, जिसके अंदर क्या इंश्योर किया जा रहा है आपका, या क्या बोला जा रहा है कि वहां की जो कुछ रिवर है ना, वो पेरेनियल फ्लो करती है। पेरेनियल का यहाँ मीनिंग क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस फ्लो होना। ओके, मतलब वो हमेशा उधर पानी बहता ही रहता है, राइट, तो उनका कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहता है, पेरेनियल फ्लो चलता रहता है कुछ रिवर्स का, जिसके कारण वहां की जो मतलब वहां उस एरिया में क्या बेनिफिट होगा इसके कारण, कि वहां का टूरिज्म बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जहां आपको सीनरी इस टाइप की बहुत अच्छे से मिलती है, कि आपको डैम देखने को मिल रहे हैं, कोई रिवर जा रही है, ऑब्वियसली बात है जहाँ रिवर है, माउंटेन है, तो वहाँ हरियाली भी होगी, आपकी ग्रीनरी भी होगी, तो वो चीजें क्या होंगी, देखने में अच्छी लगेंगी। अगर वो देखने में अच्छी लगेंगी तो लोग वहां घूमने आएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टूरिज्म हो जाएगा। ओके, और साथ के साथ में बाकी के जो इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स है उसके अंदर भी, जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके अंदर भी क्या करता है, ये हमारा हेल्प करता है। आया समझ में आपको बच्चा? 27% हमारा क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, प्लेट्यू रीजन होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। और 43% हमारे यहाँ किस कौन सा एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है, जो क्या कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की। और जो थर्ड होता है हमारा 30%, वो क्या होता है, हमारे माउंटेन्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है, किसका, सम रिवर्स का, ठीक है, जो जिसके कारण वहां कौन सी फैसिलिटी मिलती है, टूरिज्म की एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स की। ओके, नाउ अब हम यहाँ देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, हमें यहाँ ये देखना है कि हमारे यहाँ का जो लैंड एरिया है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, या कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता है ये जो आपका टॉपिक है इसके अंदर 5 सब टॉपिक है बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से वो सब पॉइंट्स है हमारे। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर दी फॉलोइंग पर्पसेस। जो हमारा लैंड का यूज हो रहा है वो इन पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, वो 5 टाइप के पर्पस है, देखते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, हमारा फॉरेस्ट। ओके, तो आपको तो पता ही है जो फॉरेस्ट है तो वो तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है और वो ह्यूमन बीइंग के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट रिसोर्सेज बोला जा रहा है लैंड का, वो क्या बोला जा रहा है, फॉरेस्ट। ओके, समझ में आया बच्चा कि लैंड को हम कैसे यूज कर रहे हैं। एक तरह से कुछ जो एरिया है हमारा लैंड का, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ फॉरेस्ट है, और जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, इस अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ जो सेकंड है वो क्या बोला जा रहा है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब क्या है, कुछ एरिया तो हमने किस में बोल दिया कि जो कुछ एरिया आपका वो क्या है, आपका उधर सिर्फ फॉरेस्ट है। इसके अलावा आपके कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि
कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, वहां आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अब भाई क्यों नहीं कर सकते हम एग्रीकल्चर, देखते हैं क्यों नहीं कर सकते। जो फर्स्ट रीजन बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है बैरन एंड वेस्टलैंड, जो वो जमीन है, ओके, वो जो जहाँ का एरिया है उसकी जो हमें बोलना चाहिए, जो वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, फर्टाइल नहीं है बच्चा, ठीक है। तो उधर कोई वहाँ की जो जमीन है उसके अंदर जान ही नहीं है, ओके, वो बंजर है, जिसके कारण अगर आप वहाँ एग्रीकल्चर करते भी हो तो वहाँ आपका एग्रीकल्चर करना ना करना एक बराबर रहेगा, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ कुछ ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। गॉट इट बच्चा? सो फर्स्ट रीजन समझ में आया। सेकेंड रीजन ये है आपका कि जो कुछ लैंड होती है आपकी वो हम किसके लिए दे देते हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स के लिए दे देते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स क्या होते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, रोड बनते हैं, ऑब्वियसली कहते हैं वहाँ हम खेती कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, इसलिए। तो ये क्या बोला जा रहा है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, जो कि दो आपके मेन एरिया है। कौन से, एक तो वो जो जमीन है, ओके, जो एरिया है, जो लैंड है आपका, वो क्या है, बैरन है या फिर वेस्टलैंड है, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ कि वो बंजर है, उसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, इसलिए। ओके, और जहाँ सॉइल के अंदर फर्टिलिटी नहीं होगी तो वहां तो कुछ ग्रो हो ही नहीं सकता है, राइट। सेकंड चीज क्या बोली जा रही है, जो आपका कुछ एरियाज होते हैं, कुछ लैंड होते हैं, वो किसके लिए दे दिए जाते हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स के लिए दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां आप रहते हो बिल्डिंग बनती है, फैक्ट्रीज बनती है, रोड बनते हैं, एटसेट्रा, ठीक है, यहाँ आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ओके, नाउ जो थर्ड पर्पस है हमारा वो क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। ओके, यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम फेलो लैंड को क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसको। ओके, सो जिसके अंदर हमारे क्या क्या आएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ओके, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है बच्चा, तो बच्चा यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका कि जो आपकी कुछ जमीन ऐसी होती है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो परमानेंट पास्चर्स होते हैं, ठीक है, एंड हम उसको क्यों यूज करते हैं, ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज करते हैं। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, पास्चर का मीनिंग ये होता है आपका कि ऐसा एरिया, ऐसा फील्ड, या बोल सकते हैं ऐसा लैंड हमारा कि जिसके अंदर क्या होता है, कुछ टाइप की ग्रासेस उगती हैं, ठीक है, या छोटे मोटे आपके प्लांट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें उगती हैं, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, जो आपके एनिमल्स होते हैं वो वहां जाके क्या कर सके, ग्रेस कर सके, वहां जाके वो उनको खा सके, ठीक है, इसके लिए हम उसका यूज करते हैं। ओके, नाउ अब हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आप जो सेकंड है आपका, मैंने क्या बताया इसके अंदर आपका, फर्स्ट में आपका क्या बताया, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ओके, परमानेंट पास्चर्स का मीनिंग ये होता है वो जो आपका लैंड का एरिया है वो कैसा है आपका, वो इस हिसाब से है कि वहाँ छोटे मोटे ग्रास उगती हैं, या फिर कुछ थोड़े बहुत पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स, वो उग जाती है, जो स्पेशली किसके लिए यूज होते हैं, फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। ग्रेजिंग का मीनिंग क्या होता है, जहाँ वो चरने जाते हैं, इन हिंदी में उसको बोला जाता है, या फिर जो आपके एनिमल्स होते हैं वो क्या करने जाते हैं, वो घास वास को जो खाते हैं ना, उसको हम ग्रेजिंग बोलते हैं। गॉट इट बच्चा? ना जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोला जा रहा है, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग इन नेट सोन एरिया। ओके, अब इसके अलावा ये जो आपका एरिया है, जो आपका लैंड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिसलिनियस ट्री को भी ग्रो करते हैं, ठीक है, जो ट्री क्रॉप्स है वो भी ग्रोव्स होते हैं, नॉट इंक्लूडिंग इन नेट सोन एरिया, जिसको हम किस में इंक्लूड नहीं करते हैं, नेट सोन एरिया के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, आपको ये समझ में आया ना। जो थर्ड है वो क्या है आपका, कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट कल्टीवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर एयर। ओके, यहाँ आपका क्या बोला जा रहा है, आपको ये स्पेशली अच्छे से समझ लेना बच्चा, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपका फेलो लैंड क्या होता है, आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, ये स्पेशली आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड की मैं बात करूं, वेस्टलैंड की मैं बात करूं, तो ये क्या होता है, ये ऐसा एरिया होता है या ऐसा लैंड होता है जहां हम क्या करते हैं, 5 साल से ज्यादा तक वहां खेती बाड़ी नहीं होती है। ओके, जिस भी जगह, जिस भी एरिया में 5 साल तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के से ज्यादा अगर वहां कोई भी कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर
एक्टिविटी नहीं होगी तो वो हमारा किसके अंदर इंक्लूड होता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर बोला जाता है। ओके वो एरिया किसके अंदर आता है, हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आता है। ठीक है, तो बेटा थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने क्या बताया, कुछ और भी अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं जिसके अंदर हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं, किसको, फैलो लैंड को। मैं बताऊंगी कि आपका फैलो लैंड होता क्या है। ठीक है, फैलो लैंड का जब इसके बाद वाला जो फोर्थ पॉइंट आएगा उसके अंदर बताया गया है, तब मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊंगी। ओके, यहाँ आपको याद करना है वो जो अलग से अनकल्टिवेशन लैंड है वो कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो जहाँ पैस्चर्स होता है या फिर हम बोलते हैं एनिमल के ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, सेकेंड जो है वो क्या किया जाता है, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग इन नेट सोन एरिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एरिया को हम यूज मतलब एक्चुअली में फ्लो लैंड क्या होता है बच्चा, कि वो इस टाइप का एरिया होता है जिसकी जो सॉइल होती है ना वो लेस फर्टाइल होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल भी नहीं है और कम भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी होती है उसके अंदर फर्टिलिटी लेकिन कम होती है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मिसलिनियस ट्री क्रॉप को ग्रो करते हैं जिसको हम नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी नेट सोन एरिया क्या होता है आपका ये फिफ्थ वाला पॉइंट है इसका। एंड जो आपका सी पॉइंट बोला जा रहा है उसके अंदर ये बोला जा रहा है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। तो आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, जिसके अंदर आप 5 साल तक कोई भी एग्रीकल्चर, 5 साल से ज्यादा कोई भी एग्रीकल्चर ना करो, वो आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है। ठीक है, कितने साल तक, 5 साल से ज्यादा। ओके, कम से कम 5 साल से ज्यादा उसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर की बोलना चाहिए एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। गॉट इट। नाउ जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, क्या होता है आपका, वो एरिया जिसकी सॉइल जो होती है ना वो लेस फर्टाइल होती है। ठीक है, कम फर्टाइल होती है, तो जिसके कारण उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर ग्रो तो कर सकते हैं लेकिन गैप दे दे के करना पड़ता है। ठीक है, और एक ही क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते, रोटेशन वाइज करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो जिसके कारण उसकी जो फर्टिलिटी है वो और ज्यादा खराब ना हो सके। गॉट इट बच्चा। नाउ अब जो आपका फैलो लैंड होता है वो भी आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक जो होता है आपका वो होता है करंट फैलो। करंट फैलो का मीनिंग क्या होता है आपको अच्छे से समझना बच्चा, ये पूछा जाता है आपसे। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपका जो करंट फैलो होता है उसके अंदर आपका कितने टाइम का बोला जा रहा है, 1 साल या 1 साल से कम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 1 साल या 1 साल से कम तक का जो टाइम होता है आपका, उस टाइम के अंदर कोई भी वहां एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं की जाती है, उसको हम करंट फेलो बोलते हैं। ठीक है, और कल्चरेबल में क्या था कि 5 साल से ज्यादा तक वहां कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो 5 साल से ज्यादा कल्चरेबल, और करंट का मतलब है 1 साल या 1 साल से कम। ओके, नाउ इसका जो बी पॉइंट है वो क्या है, अदर देन करंट फेलो। ठीक है, कुछ और हैं जो कि वो क्या है आपके अदर देन करंट फेलो है। वो कौन से, वो ईयर होते हैं या वो लैंड होती है, वो एरिया होते हैं जिसके अंदर 1 से लेके 5 साल तक के बीच में हम खेती या एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। ओके, हमने 3 टाइप के देखे। कल्चरेबल कौन सा था आपका, जिसके अंदर 5 साल से ज्यादा। ओके, करंट कौन सा था, 1 साल तक या 1 साल से कम। और जो मिडिल है वो अदर देन करंट फ्लो में आता है, जिसके अंदर 1 साल से ज्यादा से लेके 5 साल से कम तक का। ठीक है, तो ये जो आपको आपके ईयर्स है उन्हें याद रखना है। ठीक है, तो इन ईयर्स के अंदर आप जहां भी जिस एरिया के अंदर आपका एग्रीकल्चर की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है वो इसके अंदर आते हैं। गॉट इट बच्चा, याद रखोगे क्या बोला मैंने, कल्चरल में, कल्चरेबल वेस्टलैंड में आपका 5 साल से ज्यादा, करंट के अंदर आपका 1 ईयर या फिर 1 ईयर से कम, और आपका अदर देन करंट फेलो में क्या होता है 1 से लेके 5 साल तक के बीच में। ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए और 5 ईयर से कम होना चाहिए। गॉट इट। नाउ अब जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है नेट सोन एरिया। ओके, देखते हैं ये क्या होता है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस
क्रॉप्ड एरिया। अब क्या बोला जा रहा है, जो आपका नेट सोन एरिया होता है वो क्या होता है, जहां कुछ आपकी जगह ऐसी होती है जहां पूरे साल में सिर्फ एक ही बार कल्टीवेशन होता है, ठीक है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां आप एक से ज्यादा टाइम आप कल्टीवेशन कर सकते हो या फिर उधर खेती कर सकते हो। ओके, तो ये वो एरिया है, एरिया सोन, ठीक है, जहां आप बोना, मतलब कि सोन का मतलब होता है बोना, ठीक है, जो आप सीड्स उसके अंदर डालते हो एग्रीकल्चर के लिए वो, ठीक है। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, ठीक है, ये, और उसके अंदर अगर हम नेट सोन एरिया कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। गॉट इट? एरिया सोन जो है हमारा वो, और साथ के साथ में मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, ठीक है, उसके अंदर हम नेट सोन एरिया को हम इंक्लूड कर दे तो वो हमारा क्या बन जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाता है। आया समझ में आपको? नाउ अब हम देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया के अंदर कैसे हम किस पैटर्न को फॉलो करते हैं या हम लैंड को किस हिसाब से यूज करते हैं, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। ओके, सो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर। ओके, तो यहाँ हमारे इंडिया के अंदर जो हम जिस हिसाब से लैंड को यूज करते हैं उसके दो फैक्टर होते हैं बच्चा, एक फिजिकल और एक ह्यूमन फैक्टर। ओके, तो अगर हम हमारे फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं दैट इज आर फिजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर क्या आता है आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप एसेट्रा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखा जाता है, ओके, किसके अकॉर्डिंग, फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या आता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स एसेट्रा, राइट। अब दूसरा जो होता है वो हमारा ह्यूमन फैक्टर्स होता है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर्स है आपके, अगर आपको पता होगा कि किस एरिया में किस चीज की एबिलिटी है, वहाँ पानी ज्यादा है कि मिनरल ज्यादा है, वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका अच्छे से यूज कर पाओगे ना, है ना। अगर आपको उस एरिया के बारे में, उस लैंड के बारे में पता ही नहीं होगा, उस रीजन के बारे में नहीं पता होगा कि उसके फिजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, तो आप कैसे उसको यूज कर पाओगे, राइट। इसलिए साथ के साथ में इवन अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो ना तो उसके लिए भी आपको वहाँ के फिजिकल फैक्टर पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कौन से मौसम में कैसा है, तो जब आप घूमने जाओ तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, इसलिए तो हमारा ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें क्लाइमेट के बारे में पता हो, हमें है ना पूरे इंडिया के बारे में पता हो, लाइक दैट, और इवन वर्ल्ड के बारे में पता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नहीं जा सकते हैं अभी कहीं भी घूमने या कुछ भी, तो एटलीस्ट हम यहीं बैठे बैठे ही घूम लेते हैं, राइट, या बैठे बैठे ही पता कर लेते हैं कि कौन सी जगह कौन कौन से फिजिकल फैक्टर है। यही तो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है बच्चा, ठीक है। तो हमने देखा फिजिकल फैक्टर, जिसके थ्रू क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं आपके, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। अब दूसरा जो होता है वो आपका होता है ह्यूमन फैक्टर्स। ओके, ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि कहाँ कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरी चीज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, थर्ड कल्चरल एंड ट्रेडिशन एसेट्रा, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो ह्यूमन के फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से आपके, पॉपुलेशन डेंसिटी कि कितनी क्या पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कि वहाँ टेक्नोलॉजी कैसी है, हम उससे कितना ज्यादा लैंड का अच्छा यूज कर सकते हैं या रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, वहाँ का कल्चरल कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, ये सारी चीजें ह्यूमन फैक्टर्स होती हैं। ओके बच्चा, नाउ सॉरी, land use data however is available only for 90% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northern state, east state except Assam has not been done fully. Okay, अब ये जो आपको इसके पहले जो आपको प्रॉपर जो डेटा दिया गया है, ठीक है, कि हम लैंड का कैसे कैसे यूज करते हैं, वो हमारा कितने अकॉर्डिंग दिया गया है, 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जो हमारे इंडिया का जोग्राफिकल एरिया उसका सिर्फ 93% का ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ के स्टेट है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें आसाम को छोड़ के, जो क्या है, आसाम हैज नॉट बी डन फुल्ली, ठीक है। वो कैसे हैं, उनका अभी तक हमने प्रॉपर रिपोर्ट, वहां का डेटा हमें प्रॉपर पता ही नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा पता ही नहीं है तो हम यही बोलेंगे कि 93% है। गॉट इट?
तो हम बोल सकते हैं ये जो डेटा अवेलेबल है वो हमारे पास कितना है 93% है, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनका हमने अभी तक प्रॉपर सर्वे नहीं किया है, बोल सकते हैं या हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है रिगार्डिंग द यूज ऑफ लैंड। ओके, नाउ ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है जो कि पाकिस्तान और चाइना के बोल सकते हैं कब्जे में है या फिर उस पर किसी का भी हक नहीं है, तो वो भी अभी तक क्या नहीं किया गया, सर्वे नहीं किया गया है। ओके, इसलिए ये हमारा 93% ही इंफॉर्मेशन है हमारी। इसके अलावा ये आपकी बुक के अंदर भी आप ये दो फिगर्स देख सकते हो, जिसके अंदर क्या बोला जा रहा है, जनरल लैंड यूज कैटेगरी, आपको किसका हमने कितना कितना यूज किया है। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास लैंड की कैटेगरी है या कैसे हमने उसका यूज किया गया है वो है। एक हमारा 96 का और 1961 तक का है, और दूसरा 2014 से 15 तक का डेटा है हमारे पास। इसमें हमने क्या करने की कोशिश की है, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की है, किसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं और क्या नहीं आए लाइक। ठीक है, अगर आप देख ही सकते हो जो फॉरेस्ट है आपका वो ब्लू कलर का है, तो यहाँ 18.11% है, राइट। और ये जो आपका रेडिश कलर का बोल सकते हैं, ऑरेंजिस कलर का जो है वो क्या है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, जो कि 18.11% है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज करते हैं, वो 4.95% है यहाँ। इसके अलावा ये जो है आपका परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वो कितनी है आपकी यहाँ, वो आपकी 4.71% है। इसके अलावा आपका ये कितने परसेंट है, आपकी 6.23% है। तो ये सारी चीजें क्या दी गई हैं, और बाकी का जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रोव्स। ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया है, उसके बाद आपका कल्चरेबल बेस्ट लैंड फॉलो अदर देन करंट लैंड, करंट फॉलो एंड नॉट नेट सोन एरिया। ठीक है, ये जो है आपका नेट सोन एरिया, तो आप प्रॉपर देख सकते हैं, इवन आप वीडियो को पोस्ट करके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं कितना क्या क्या परसेंट है हमारा, राइट। अगर हम बात करें 60 एंड 61 की, तब हमारा क्या परसेंटेज था, और अगर हम अभी करंट की बात करें 14 से 15 तक की, तो हमारा करंट डेटा क्या है या करंट कैसे यूज कर रहा है हमारी लैंड को। ठीक है, ये सारे दिए गए हैं आपको कलर्स, इससे आप मैच कर सकते हो, ये इसके लिए है, ठीक है, ये इसके लिए है, ये वाला इसके लिए, लाइक दैट। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा है वो क्या है, नेट सोन एरिया है, जो कि पहले 46.26% होता था और अभी कितना होता है, 45.5%। गॉट इट बच्चा? नाउ अब जो है हमारा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लैंड हमारा रिसोर्सेज होता है, उसका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है, ठीक है, और कैसा हम इंडिया के अंदर कैसा पैटर्न यूज करते हैं, ये सारी चीजें। और साथ के साथ में हमने ये भी देख लिया ह्यूमन कैसे यूज करता है। दो फैक्टर्स होते हैं, एक हमारा फिजिकल फैक्टर होता है, एक ह्यूमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है आपका, कि वो उसका क्या, अगर हम बात करें कि मतलब हम उसका ऐसा कैसे यूज कर रहे हैं जिसके कारण वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। ओके, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है डिग्रेड होना, मतलब कि एक लेवल नीचे जाना, कोई भी चीज खराब होना। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज। एक्चुअली में लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, एक तरह से जो आपका लैंड है आप उसका कंटिन्यूस यूज करते आ रहे हो, इवन बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, साथ के साथ में आप उसका यूज तो करते हुए आ रहे हो, लेकिन आपने कोई अप्रोप्रिएट मेजर ही नहीं लिया जिसके कारण हम क्या कर सके, उसको मैनेज कर सके और साथ के साथ में उसको कंजर्व करके रख सके। गॉट इट? इसी के कारण हमारा क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। या फिर हम उसको थोड़ा सा कंजर्व करके रखें, या फिर हम बोल सकते हैं उसको मैनेज करके रखने की कोशिश करें, या हम कोई भी अप्रोप्रिएट मेजर्स को फॉलो करें जिसके कारण अगर वो डिग्रेड हो भी रहा है तो वो फिर से कंजर्व हो सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा इमेजेस के अंदर आपकी स्क्रीन पे कि जो लैंड डिग्रेडेशन होने का क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है माइनिंग होना आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका डिफॉरेस्टाइजेशन होना आपका, या फिर जो ह्यूमन होते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसके कारण उन्हें घर एंड ऑल चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज जो भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है ना, वो सारा एक तरह से बोल सकते हैं बहुत बड़ा या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंड डिग्रेडेशन के अंदर। ओके सॉरी
नाउ अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आपको पता है जो हमारे 95%, इवन मैं तो बोलूंगी 95% से भी ज्यादा, ओके, बट आपकी बुक में लिखा है 95%, ओके, तो 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? लैंड से मिलती है, ओके। फूड, एग्रीकल्चर कहाँ होगा? लैंड पे होगा। शेल्टर, घर कहाँ बनाओगे? लैंड पे बनाओगे। क्लोथिंग व्लोथिंग जो आप पहनते वहनते हो, कपड़े वपड़े, वो कहाँ से आएंगे? लैंड से ही तो आएंगे, क्योंकि कॉटन उगेगा तब जाके आपकी वो मिल एंड फैक्ट्रीज के अंदर उसका क्या बोलना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, गॉट इट। तो जो 95% बेसिक नीड्स है हमारी, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा एंड मकान, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? बेसिक नीड्स है। वो हमें कहाँ से मिलती है? लैंड से मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। क्या बोला जा रहा है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, कि आप कैसे माइनिंग कर रहे हो, ओवरग्रेजिंग कर रहे हो, डिफॉरेस्टाइजेशन कर रहे हो, ये सारे क्या कर रहे हैं? एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके अंदर? लैंड डिग्रेडेशन के अंदर, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज है उसके कारण क्या हो रही है? लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ओके। ऑल्सो सम एरियाज ऑफ, आई थिंक ये गलती से आ गया बच्चा, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ओके। आपके मेन 2 पॉइंट्स है। 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। सेकेंड है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टाइजेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग कॉन्ट्रीब्यूट इन लैंड डिग्रेडेशन, ओके। एंड जो आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है, वो ये वाला है आपका। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके बच्चा। तो यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है कि हम बोल सकते हैं आपका जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है या फिर लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, तो जो अगर हम रिसेंटली ईयर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम कुछ टाइम पहले से देखें तो जो वो है मेन जो है इंडस्ट्रियल, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं ना वो, क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जितना भी वेस्ट होता है या तो वो पानी के अंदर जाता है या फिर लैंड पे फेंक दिया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन होते हैं आपके, गॉट इट। नाउ अब हम देखेंगे कंजर्वेशन और मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, ओके। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण हम कंजर्व करके रख सके हमारे लैंड रिसोर्सेज को, या फिर हमें ऐसे कौन कौन से मेजर लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए जिसके कारण हम कंट्रोल कर सके किसको? लैंड डिग्रेडेशन को, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, ओके बच्चा। नाउ एफॉरेस्टाइजेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है आपका? कि पेड़ लगाना, ठीक है। तो आपको अगर ठीक है आपको नीड है, आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कहीं और जाके आप पेड़ और लगा दीजिए, तो जिसके कारण क्या हो सकेगा? हमारा एनवायरमेंट बैलेंस रह सकेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ 10 पेड़ काटे तो आप कहीं जाके 15 पेड़ लगा दीजिए, बल्कि, राइट। दूसरे, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जितनी नीड है उतने ही हमें ग्रेजिंग करवानी चाहिए एनिमल की, अदरवाइज हमें उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, ओके। अगर नीड नहीं है तो हमें फालतू में नहीं करना चाहिए, ओके। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, और हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लांटिंग करना चाहिए। किसकी प्लांटिंग करना चाहिए? शेल्टर बेल्ट्स की, ओके। कहाँ? प्लांट के अंदर। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या बोला जा रहा है? स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। क्या हो रहा है आपको? जो आपने देखा होगा सैंड ड्यून्स होता है आपका, ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, वो स्टेबल है, उसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस एरिया के अंदर जो आपके बुशेस होते हैं, ठीक है, झाड़ जो होते हैं, आपको थ्रोनी बुशेस जो वहां उस एरिया में जो उगते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ग्रो करना चाहिए, वहां उन्हें उनकी वहां प्लांटेशन करना चाहिए, ओके। जैसे कि हमने ऊपर वाले एरिया में देखा था कि शेल्टर बेल्ट जो होता है उसका हमें प्लांटेशन करना चाहिए। इसके बाद हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, जो भी हमारी वेस्ट लैंड है हम उसका प्रॉपर क्या यूज कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसी कोई टेक्निक है हमारे पास, या हमारे पास ऐसा कुछ भी है कि जिसके कारण अगर हम उसको, उस सॉइल को क्या बना सके? फर्टाइल बना सके, ठीक है, उस लैंड को हम क्या बना सके? फर्टाइल बना सके, तो हमें वैसा कोई मैनेजमेंट देखना चाहिए, या फिर हमें उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, ओके। एंड
जो आपका आई थिंक लास्ट पॉइंट है वो क्या है, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, क्या कर सके हम, और साथ के साथ में जो भी आपकी माइनिंग की एक्टिविटी है उसको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और साथ के साथ में गवर्नमेंट को इको मेजर लेना चाहिए कि जो भी आजकल की क्या बोलना चाहिए, आपके इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, तो उसका जो भी डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसका निकलता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब एक तरह से थोड़ा सा केमिकल के थ्रू साफ करके फिर पानी के अंदर, या फिर हमें उसको है ना पानी के अंदर, या फिर हमें बोलना चाहिए लैंड के अंदर डिस्चार्ज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हार्मफुल चीज है वो क्या हो जाए, वहीं के वहीं खत्म हो जाए और वो इतना ज्यादा हार्म ना करे, ठीक है, या लैंड को डिग्रेड ना कर पाए। गॉट इट? सो आई होप बच्चा आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा था लैंड रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं। सो बच्चा आज हमने क्या क्या पढ़ा, लैंड रिसोर्सेज पढ़ा, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसका यूज क्या है, और हम कैसा पैटर्न यूज करते हैं इंडिया के अंदर, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसको हमें कैसे कंजर्व करके रखना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और साथ के साथ में आपको ये वीडियो आज का लेक्चर जो है वो समझ में भी आया होगा बच्चा, ठीक है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आपको क्या करना है, आपको अपना सपोर्ट दिखाना है। कैसे दिखाओगे आप अपना सपोर्ट, कि ये जो वीडियो है उसको आप क्या करोगे, लाइक करोगे, और साथ के साथ में इस पे कमेंट करोगे एंड शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक और काम करना होगा आपको कि आपको आपका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा मेरे से। ओके, तो आपकी जो भी मेरी वीडियोस आएंगी आप उसको बिना मिस करे देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर। और जो हमारा नेक्स्ट वाला, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको सॉइल एज रिसोर्सेज पढ़ाने वाली हूँ बच्चा, ठीक है। सो ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।